एवरीवन। आज हम डिफ्रैक्शन में फ्रानहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन जैसा कि हमने डिस्कस पहले भी किया था उसी का एक केस पढ़ेंगे। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अगर सिंगल स्लिट है तो फ्रानहोफर क्लास में किस तरह से मैक्सिमा मिनिमास बनेंगे और किस तरह से हमारा इंटेंसिटी पैटर्न बनेगा, आज हम ये डिस्कस करेंगे। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए सिंगल स्लिट और एकल स्लिट द्वारा विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता का वितरण। कल हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी, उसके अंदर जो चित्र था उसी को रेफर करेंगे हम। उस चित्र से हम देख सकते हैं कि एकल रेखा छिद्र में बिंदु ए तथा बी से थीटा कोण पर निश्चित तरंगों के बीच पथांतर ए साइन थीटा होता है। और अगर ए साइन थीटा पथांतर है तो कलांतर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2α = 2π/λ × पाथ डिफरेंस। पथांतर ए साइन थीटा है तो हमारे पास कुल फॉर्मूला हो गया 2α = 2π/λ × ए साइन ऑफ थीटा। अब माना ए बी पर आपतित समतल तरंगाग्र बराबर चौड़ाई की अनेक छोटी छोटी पट्टियों में बांटा हुआ है और प्रत्येक पट्टी के कारण तरंग का आयाम बराबर होगा, क्योंकि हमने उसको बराबर चौड़ाई की पट्टियों में बांटा है। परंतु कलांतर लगातार बी से ए की ओर बढ़ता जाता है। यह सब तभी होता है और इसके कारण जो परिणामी आयाम है इसको ज्ञात करने के लिए हम सदिश योग नियम सदिश बहुभुज जो है उसकी विधि से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं कि टोटल जो इंटेंसिटी होगी स्क्रीन पे मैक्सिमा मिनिमास की वो किस तरह से बनेगी। प्रत्येक पट्टी द्वारा आयाम बहुत छोटा होता है तथा एक पट्टी से दूसरी पट्टी के बीच कलांतर भी बहुत छोटी मात्रा में बढ़ता है। अतएव जो हमारे पास चित्र नीचे हमने दिखाया 4.5 के अनुसार कंपन बहुभुज चाप EG के रूप में प्राप्त होता है। ये जो EG है वो आप देख रहे हो इस तरह चाप की तरह ये ऊपर की तरफ मुड़ता जा रहा है और ये जो 2α एंगल है ये फेज एंगल हम देख रहे हैं कि E से G जो है ये AB जो चौड़ाई की स्लिट है उसको दर्शा रहा है और हम देख रहे हैं कि इससे जो आयाम है वो एंगल बदलता जा रहा है, तो इसलिए हमें जो रिजल्टेंट है वो इस तरह से चाप के रूप में प्राप्त होगा EG की तरह से। अगर हम यहाँ से एक इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल हो जाएगा 2α जो कि फेज डिफरेंस को प्रदर्शित करता है। यहाँ से इस चाप से हम एक सर्कल पूरा करेंगे, उस सर्कल का सेंटर मानते हैं हम K है। अब K से G, K से E ये और K से ये है सारे के सारे इस सर्कल के रेडियस हो गए, इसको हमने R से शो कर दिया। सेंटर पे एंगल 2α होगा तो ये एंगल आधा आधा अगर हम करेंगे तो अल्फा और अल्फा हो गया एंगल। अब हम इस पे तीव्रता का मान निकालने के लिए इसको जो चाप EG है इसको हमने जोड़ा तो कॉर्ड EG मिल गई हमें, जो ये फ्लैट वाला पोर्शन है, और जो सेंटर पॉइंट है इसका हमने EG का F ले लिया। यहाँ से एक हमने इसके ऊपर बाइसेक्ट करा, इसको दो पार्ट में बांटा, F सेंटर हो गया, ये एंगल अल्फा हो गया। अब हम कैलकुलेशन करेंगे कि जो EG है जो कि परिणामी आयाम को देगा, ये EG कौन सा है, जो स्ट्रेट वाला है इसको हम बोलेंगे कि जीवा या कॉर्ड, और जो ये घूमता हुआ है इसको बोलेंगे हम चाप। तो इस चाप के कारण जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो जीवा EG के कारण होगा। तो अब हम इससे कैलकुलेशंस करेंगे। अतः एंगल GST 2α हो गया। अब यदि K चाप का केंद्र हो तो EKG 2α हो गया तथा KEF में साइन अल्फा हो गया हमारे पास। इस एंगल ये ट्राइंगल लिया हमने KE और F, इस ट्राइंगल से हम साइन अल्फा अगर कैलकुलेट करें तो ये हो गया आपके पास EF/R और EF कितना हो गया हमारे पास R साइन ऑफ थीटा, जहाँ पे हमें पता है कि ये जो स्मॉल r है वो चाप की त्रिज्या है क्योंकि ये सेंटर से सारी दूरियां हैं। या जो जीवा है, जीवा कौन सा पोर्शन हो गया, जो स्ट्रेट और फ्लैट पोर्शन है EG, तो जीवा कॉर्ड EG हो जाएगा आपका 2EF के बराबर। EF हमारे पास आ गया R sin थीटा अभी कैलकुलेट किया है, तो EG हो गया 2EF = 2R साइन ऑफ अल्फा के बराबर, जो समीकरण 2 से प्रदर्शित किया गया है। अब चाप EG की लंबाई अवश्य ही स्लिट की चौड़ाई के अनुक्रमानुपाती होनी चाहिए, जितनी चौड़ी स्लिट होगी उतना ही लंबा चाप होगा। तो हम एक तरह से एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं कि चाप EG इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है हमारी स्लिट की चौड़ाई, और जब हम उसका समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक K काम में ले लेंगे तो चाप EG = K × A के बराबर होगा। अब सर्कल की प्रॉपर्टी से हमें एक और फॉर्मूला पता है
कि जो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर होता है, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो होता है चाप EG अपॉन त्रिज्या के बराबर। चाप EG की अभी हमें निकाली हमने K इंटू ए और त्रिज्या है हमारे पास R। तो यहाँ से आ गया 2α इज इक्वल टू KA अपॉन R, और इसी इक्वेशन को जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2R इज इक्वल टू KA अपॉन अल्फ़ा, जिसको हमने समीकरण 3 से प्रदर्शित किया है। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 से GY जो EG है वो हमारे पास हो जाएगी क्या, इसकी वैल्यू रख दी 2R की, तो KA अपॉन A और साइन अल्फ़ा, तो ये हो गया आपका 2R इज इक्वल टू KA अपॉन अल्फ़ा, तो ये हो गया KA इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा के बराबर। यदि परिणामी आयाम A हो तो A इज इक्वल टू EG, और A इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास KA इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, और अगर K इंटू A को हम A0 से प्रदर्शित करते हैं, ये होगा मैक्सिमम आयाम का मान जो कि उस पैटर्न में अवेलेबल होगा, तो ये हो जाएगा A0 साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा के बराबर। यहाँ KA के स्थान पे A0 लिख सकते हैं हम, जो कि A के अधिकतम मान को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार पर्दे पर किसी बिंदु पर आयाम A इज इक्वल टू A0 साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा होगा, और अगर इंटेंसिटी निकालना चाहें तो हमें पता है इंटेंसिटी होती है आयाम के स्क्वायर के बराबर। तो पर्दे पर किसी बिंदु पे तीव्रता कितनी हो गई, I इज इक्वल टू A0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू A0 साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, जिसको समीकरण 5 से प्रदर्शित किया है हमने। अर्थात पर्दे पर किसी बिंदु पर तीव्रता साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है। इसमें अल्फ़ा का मान समीकरण 1 के अनुसार विवर्तन कोण थीटा पर निर्भर करता है, और जो तीव्रता वितरण है वो हम पहले भी ग्राफ में दिखा चुके हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की, जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, थीटा 0। ये सारी वो किरणें हैं, वेव्स हैं, जो कि स्ट्रेट आ रही थी और सेंटर पर पॉइंट P पर फोकस हो रही थी। जब अल्फ़ा इज टेंडिंग टू 0, जब पथांतर का मान 0 पे टेंड होगा या अल्फ़ा 0 होगा, तो हमें पता है कि साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा लिमिट अल्फ़ा टेंडिंग टू 0 ला हॉस्पिटल नियम से ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अतएव केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए समीकरण 5 से तीव्रता आ गई I इज इक्वल टू I0। I0 तीव्रता का अधिकतम मान है, जो कि हमारे को पैटर्न में एट द पॉइंट P सेंटर पे प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे द्वितीयक उच्चिष्ट क्या होते हैं, फिर जैसा कि थ्योरी में पहले पढ़ चुके हैं हम, और द्वितीयक उच्चिष्ट में इंटेंसिटीज़ किस तरह से चेंज हो सकती है। द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए हमने इक्वेशन निकाली थी समीकरण 5 पिछले आर्टिकल का, A साइन थीटा होता है और मल्टीपल ऑफ λ/2 के बराबर। तो इसी इक्वेशन को हम यूज़ कर रहे हैं, तो A साइन थीटा n इज इक्वल टू 2n + 1 λ/2 के बराबर। और अब साइन थीटा n का मान जो है समीकरण 1 में साइन थीटा के स्थान पे रखने पे 2α हो गया हमारे पास 2π/λ इंटू साइन A साइन थीटा, ये पार्ट डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू रखेंगे तो ये हो गई 2n + 1 λ/2। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा हमारे पास आ गया 2n + 1/2 इंटू पाई। n की डिफरेंट वैल्यूज़ n इक्वल टू 1 2 3 रखने पर, या n का हम 0 कंसिडर नहीं करेंगे हम, क्योंकि एट n इक्वल टू 0 हमेशा हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा या मुख्य उच्चिष्ट मिलेगा, और इस जगह पे हमेशा मैक्सिमम होगा, तो इसलिए n इक्वल टू 0 को छोड़ के 1 2 3 पे ये वैल्यूज़ निकालें तो अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास। इसमें n की वैल्यूज़ रखें तो 3π/2 5π/2 7π/2, इसका मतलब जब पथांतर का मान 3π/2 5π/2 और 7π/2 के बराबर होगा तो हमें वहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड मैक्सिमम मिलेगा। सबसे पहले हम पहले द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए तीव्रता निकालते हैं, या इंटेंसिटी एट फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। उसके लिए हम अल्फ़ा लिखेंगे फॉर्मूले में 3π/2। तो समीकरण 5 से I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ 3π/2 अपॉन 3π/2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो I0 इंटू 4/9 पाई का स्क्वायर आ गया, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गई I इज इक्वल टू I0/22। हमने अभी भी देखा कि जब प्रिंसिपल मैक्सिमा होता है वहाँ इंटेंसिटी होती है I इज इक्वल टू I0। अब हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा पे आए, इंटेंसिटी कितनी कम हो गई, 22 गुना कम हो गई, I0/22। इसी तरह द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अल्फ़ा को हम 5π/2 रखेंगे, और उससे जब ये सोल्यूशन करेंगे इक्वेशन सॉल्व करके तो I हो जाएगा आपका I0/61। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार जो इंटेंसिटी है सेकेंड मैक्सिमा पे
वो 61 गुना कम हो गई। इसका मतलब समीकरण 7 और 8 के अनुसार द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता तेज़ी से घटते क्रम में होती है, इसलिए हमें जो दिखाई देता है प्रैक्टिकली वहाँ पे जब पैटर्न बनाते हैं तो सिर्फ हमें प्रिंसिपल मैक्सिमाज ही दिखाई देते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे निम्निष्ट के लिए। निम्निष्ट के लिए हमें पता है लास्ट आर्टिकल के समीकरण 4 से कल कंडीशंस निकाली थी हमने कि ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। तो जब समीकरण ए में साइन एन थीटा का मान रखने पर 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा होता है। ए साइन थीटा की जगह रख दिया हमने एन लैम्डा। एन का मान 1, 2, 3 समीकरण में रखने पर तो अल्फा हो गया पाई, 2 पाई, 3 पाई। उपरोक्त अल्फ़ा के मान समीकरण i इज इक्वल टू I0 साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा होल स्क्वायर में रखने पर हम पाएंगे कि प्रत्येक अवस्था में तीव्रता शून्य होती है। तो i इज इक्वल टू 0 होता है हमेशा। और ये कहाँ कहाँ होगा, इसमें अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। ये वो स्थितियाँ होंगी जहाँ पे कि निम्निष्ट प्राप्त होंगे, जिनकी की इंटेंसिटीज़ की वैल्यू हमेशा शून्य के बराबर होगी। अब हम इस सिंगल स्लिट की तरह कल वाले लेक्चर में, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसके अंदर हम इसी तरह से एक की जगह अगर हम 2 स्लिट रखते हैं कहीं पे भी, तो 2 स्लिट के कारण हमारा जो विवर्तन प्रतिरूप है उसमें क्या अंतर होगा, किस तरह से इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये डिस्कस करेंगे।